एक गांव में राजेश नाम का एक लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। ये सुबह का समय था और सभी नाश्ते के लिए बैठे थे। अरे ये क्या माँ, आज भी सिर्फ पराठे और सब्जी। वो दिन कब आएगा जब मैं काजू बादाम, अखरोट, संतरे का जूस और पपीता नाश्ते में खाया करूंगा। आएगा, जब तू राजा बन जाएगा ना, तो जरूर आएगा। क्या सच में पिताजी? इसका मतलब आपकी दुआएं मेरे साथ है ना? इस पर उसके पिता अपने दांतों को भींचने लगे। अरे दुआएं नहीं दे रहे हैं, वो गुस्से में बोल रहे हैं। और अगर तू सिर्फ नाश्ता ही इतना महंगा चाहता है तो वो भी हो सकता है, पर अगर तू मेहनत करके अच्छा धन कमाए तब। अगर मेहनत करके धन कमाऊंगा तो शरीर तो बेकार ही हो जाएगा ना माँ। इस पर उसकी माँ ने अपना सर पीट लिया। बहुत हो गई तेरी लापरवाही। आज या तो तू घर में पैसे कमा कर लाएगा या फिर इस घर में कदम भी नहीं रखेगा। अरे बाप रे, लगता है आज तो मेरे रास्ते लगने वाले हैं। राजेश अपने घर से निकला और बाजार की तरफ चल दिया। हाँ, लगता है आज तो पैसे कमाने ही पड़ेंगे, जो मेरे लिए नामुमकिन है। तभी उसको एक आदमी नजर आया। वो एक बकरी चरा रहा था। मोहिनी, तुम इधर ही ठहरो, ठीक है ना? मैं अभी एक नंबर करके आया। ये कहकर उस आदमी ने बकरी को एक पेड़ से बांधा और खेतों में चला गया। अरे वाह, एक बकरी! सही मौका है, इसको चुरा लेता हूँ, फिर इसे बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ये कहकर वो बकरी के पास गया और उसकी रस्सी खोलने की कोशिश करने लगा। अ, अरे खुल जा भाई, काका ने तो पूरा जोर लगाकर रस्सी को बांधा है। तभी एक आदमी उसके पास आया। अरे भाई, बकरी बेच रहे हो क्या? बेचने का कोई खास मन तो नहीं है, लेकिन आप सही पैसे दे देंगे तो बेच भी दूंगा। मुझे मेरी बीवी के लिए बकरी चाहिए। अगर आज बकरी लेकर गया नहीं तो वो घर में घुसने नहीं देगी। इसको मुझे बेच दो। ठीक है, तो इसके आप मुझे 100 चांदी के सिक्के दे दीजिए। ये लो। ये सुनकर उस आदमी ने राजेश को चांदी के सिक्कों की एक थैली दे दी। अरे वाह, मैंने तो तुक्का लगाया था, इसने तो फौरन सिक्के दे दिए। अब राजेश और उस आदमी ने मिलकर बकरी की रस्सी खोली और आदमी बकरी को ले गया। चलो अच्छा हुआ, पूरे 100 चांदी के सिक्कों में बकरी को बेच दिया। तभी बकरी का मालिक वहां आ पहुंचा। 100 चांदी के सिक्के? अरे बाप रे, अब तो मेरी कुटाई होने वाली है। वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। जी का क्या मतलब? इस बकरी को कब से बेचने की कोशिश कर रहा था। 10 चांदी के सिक्कों में भी कोई नहीं ले रहा था। तुमने तो इसे 100 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। जी काका, मैंने सोचा आपकी थोड़ी मदद कर दूं। शुक्रिया बेटा। लो, इसमें से 5 सिक्के तुम रख लो। वाह! और राजेश खुश होता हुआ अपने घर पहुंचा। अरे तू इतनी जल्दी आ गया, भूख लगी है क्या मेरे बच्चे को? चाहे कितनी भी भूख लगी हो, अब इसको खाना तभी मिलेगा जब ये कम से कम 20 तांबे की मुद्रा रोज कमा कर लाएगा। 20 नहीं पिताजी, पूरे 5 कमा कर लाया हूँ, और वो भी तांबे के नहीं, चांदी के सिक्के। ये कहते हुए उसने सिक्कों की थैली अपनी माँ को दे दी। उसकी माँ ने थैली खोलकर देखा तो हैरान रह गई। हाँ, हे माँ! ये इतने तू कहां से लेकर आया? इतने तो आज तक मैंने तक नहीं कमाए। अरे पिताजी, ये सब आपके आशीर्वाद का कमाल है। अगर एक दिन में 3 चांदी के सिक्के भी लगाए जाए तो मैंने 18 दिन तक का पूरा घर का खर्चा दे दिया है। अब आप मुझसे काम पर जाने को नहीं कहना। राजेश ने पूरे 18 दिन घर में बैठकर खाया और 19वें दिन फिर से उसके पिताजी ने उसे घर से निकाल दिया। हाँ, ये धन भी बड़ी अजीब चीज है। जब तक आपके पास है तब तक आपके सब है। राजेश अपने घर से निकला और एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा। हाँ, पता नहीं ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में मुझे मजा आ जाएगा। तभी एक कुत्ता उस पर भौंकने लगा।
अरे तू कहाँ से आ गया? उसने एक पत्थर उठाया और कुत्ते को फेंक कर मारा, लेकिन उसका निशाना चूक गया और झाड़ियों से एक आवाज आई। आ! अरे बाप रे, ये क्या हुआ? लगता है पत्थर किसी आदमी को लग गया। अब क्या होगा? वो खड़ा हुआ ही था कि तभी दो सिपाही उसके पास आए। क्या उस आदमी को पत्थर तुमने मारा है? जी, असल में मैं। चलो चलो, जल्दी से महाराज के पास चलो। सिपाही उसे पकड़कर राजमहल ले गए और उसे महाराज के सामने पेश किया। महाराज, यही वो लड़का है जिसने उस आदमी को पत्थर मारकर उसे बेहोश कर दिया। लगता है वो महाराज का कोई खास था। महाराज मुझे मृत्यु दंड देने वाले हैं। महाराज, असल में वो पत्थर मैंने उस तुम्हारे अचूक निशाने की वजह से हमारा हमलावर आज हमारे कब्जे में है। हमलावर? हाँ, वो आज रात महल में घुस गया था और उसने महाराज पर जानलेवा हमला भी किया था। उसके बाद जैसे ही महाराज ने अपने बचाव में तलवार निकाली तो वो महल की खिड़की से कूदकर भाग गया था। जब वो वहां से भागा तो हम उसके पीछे लग गए थे। वो बस हमारी नजरों से ओझल होने ही वाला था, लेकिन तभी तुमने उसको पत्थर मारकर उसे बेहोश कर दिया। ये सुनकर राजेश की जान में जान आ गई। हाँ, असल में मैंने उसे देख लिया था। मैंने सोचा जरूर उसने कोई गलत काम किया होगा जो महाराज के सिपाही उसका पीछा कर रहे हैं, तो मैंने पत्थर उठाया और उसको जोर से मारा। बहुत अच्छे, तुम्हारे जैसे वीर और हट्टे कट्टे नौजवानों को हमारा अंगरक्षक होना चाहिए। अंगरक्षक? हाँ, आज से तुम हमारे अंगरक्षक हो। आज से तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। बताओ, तुम्हें कितना वेतन चाहिए? महाराज, आपकी जान की जितनी कीमत हो आपको लगे, आप मुझे उतना वेतन दे सकते हैं। इस जवाब से महाराज बहुत खुश हुए। तुम बहुत चतुर हो। शाम के समय जब राजेश अपने घर पहुंचा तो अंगरक्षक की पोशाक में उसको देखकर उसके माँ बाप दंग रह गए। तो उसकी माँ ने कहा, "हाँ, अरे ये तुमने क्या पहना हुआ है बेटा?" हाँ? माँ, आज से मुझे महाराज ने अपना अंगरक्षक नियुक्त कर दिया है। क्या? महाराज ने तुझमें ऐसी कौन सी काबिलियत देख ली जो तुझे अपना अंगरक्षक ही रख लिया? वही जो आप एक पिता होकर भी नहीं देख पाए। ये सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। अब राजेश हर समय महाराज के साथ ही रहता, ठीक उनके साए की तरह। शुरू शुरू में तो उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक दिन उसने सोचा, दिन भर महाराज के आगे पीछे फिरता हूँ। ये काम तो बहुत ही ज्यादा बोरियत भरा है। आखिर कब तक मैं इसे करता रहूंगा? रात के समय जब राजेश अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे ये काम कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा इसे करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अरे तू पागल हो गया है क्या? ऐसी नौकरी के लिए तो सब तरसते हैं। जिस राजा से मिलने के लिए घंटों लोग कतार में खड़े होते हैं, तू उनका अंगरक्षक है और तुझे वेतन भी कितना अच्छा मिल रहा है। फिर तू ऐसा क्यों सोच रहा है? चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस काम में मैं खुद को आजाद महसूस नहीं कर पा रहा। उनसे कुछ देर बहस करने के बाद राजेश सो गया। सुबह होने के बाद भी वो पलंग पर ही सोता रहा। उसके माँ बाप जाग चुके थे। तभी दो सिपाही उसके घर पहुंचे। राजेश, अंगरक्षक राजेश, तुमको महाराज ने बुलाया है। जा बेटा, महाराज ने तुझे बुलाया है। इनसे कह दो कि मैं नहीं आने वाला। मुझे ये नौकरी नहीं करनी। ऐसा मत बोल बेटा, ऐसी नौकरी फिर नहीं मिलेगी। हमने सुन लिया है। हम महाराज की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर राजेश को ये काम नहीं करना तो आप उसके साथ जबरदस्ती मत करो। ये सुनकर राजेश खुश हो गया और उसके पिता एक गहरी सोच में चले गए। रात होने तक उनको तेज बुखार हुआ और वो पलंग पर आ गए। राजेश, राजेश जरा जल्दी से वैद्य जी को बुला कर ला। तेरे पिता की तबीयत बिगड़ गई है। माँ, मैं अभी जाता हूँ। राजेश भागा भागा वैद्य जी को बुला कर ले आया। इनकी तबीयत बहुत खराब है। इनको यहाँ की दवाई नहीं लगेगी। बेची, क्या मतलब है आपका?
इनकी औषधि बनाने के लिए मुझे जिन जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी वो बेरमपुर के जंगल में उगती है और उन्हें बेरमपुर गांव के वेद बेचते हैं। मुझे अपना काम छोड़कर वहां जाना पड़ेगा और उसके लिए बहुत समय और धन लगेगा। कम से कम 300 सोने की मुद्राएं। 300 सोने की मुद्राएं? भला मैं कहां से लाऊंगा? अगर इनका इलाज करना है तो आपको इसका इंतजाम करना ही पड़ेगा। अगर तू काम नहीं छोड़ता तो आज हम महाराज से मदद मांग सकते थे और हम तेरे पिता का इलाज भी शुरू करा पाते। मुझे मेरी गलती का पछतावा हुआ है माँ। मैं अभी जाकर महाराज से मदद मांगता हूँ। राजेश उसी समय महल पहुंचा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अंगरक्षक राजेश, मुझे महाराज से मिलना है। तुम अंगरक्षक थे, अब नहीं हो। आप अगर तुमको मिलना है तो सुबह आकर हाजिरी लगानी होगी, कतार में खड़ा होना होगा और अगर तुम्हारा नंबर आया तो महाराज से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। हे भगवान, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तभी उसको कुछ याद आया। अरे हाँ, आज महाराज दोपहर में शिकार के लिए जाने वाले हैं, उनसे मिलने का वही सही मौका है। दोपहर के समय महाराज 2 सिपाहियों के साथ शिकार को निकले। वहीं जंगल की सरहद पर राजेश भी उनके पीछे हो लिया। अब मौका पाकर महाराज से मुलाकात कर लेता हूँ। वो उनके पास जा ही रहा था कि तभी 2 आदिवासी सिपाही हाथ में भाला लिए आए और उन्होंने महाराज के दोनों सिपाहियों को मार दिया। आह! आह! अरे, आप लोग कौन हैं? महाराज अपनी तलवार निकालते इससे पहले ही उन आदिवासियों ने महाराज को घोड़े से नीचे गिरा लिया और उनको बंदी बना लिया। चुपचाप हमारे साथ चलो। वो दोनों महाराज को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। ये महाराज को कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे इन्हें बचाना होगा। वो लोग महाराज को एक बस्ती में ले गए जहाँ बहुत से आदिवासी थे। उनके सामने ही एक टीले पर एक आदमी मरा पड़ा था। ये तो मर चुका है, तुम इसके मुर्दे के साथ क्या कर रहे हो? ये हमारे राजा है, मैं इनका सेनापति। इनकी मौत अभी 2 हफ्ते पहले हुई है। अगर हम इनके शरीर के नष्ट होने से पहले अपनी मातृ देवी को किसी राजा की बलि दे देते हैं तो मातृ देवी हमारे राजा को फिर से जीवित कर देगी। ये तुम क्या बोल रहे हो? मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते। तुम अपने आप को बचाने की कोशिश मत करो, हम तुम्हारी बलि देकर ही रहेंगे। मातृ देवी हमसे प्रसन्न है, वो हमारे राजा को वापस जरूर जिंदा करेगी। मैं ऐसे महाराज को मरने नहीं दे सकता। ये कहकर राजेश जल्दी से भागा और उसने एक आदिवासी से तलवार छीनकर सेनापति की गर्दन पर रखी। कौन हो तुम? महाराज को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे सेनापति को मार दूंगा। सिपाहियों, इस आदमी को पहले मारो, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, और उसके बाद इस राजा की बलि जरूर देना। तभी सभी आदिवासियों ने राजेश की गर्दन पर अपनी तलवारें रख दी। अब राजेश बुरी तरह डर गया और उसने मन में सोचा, महाराज को बचाने के चक्कर में कहीं मेरी जान ना चली जाए। अगर मैं ही नहीं रहा तो राजा की नौकरी क्या खाक करूंगा। पहले यहाँ से भागकर अपनी जान बचा लेता हूँ, बाकी सब बाद में देख लूंगा। ये इरादा कर उसने भागने के लिए जैसे ही पैर पीछे लिया तो उसका पैर फिसला और वो उस लाश पर गिरा। उसके हाथ में पकड़ी तलवार से उस लाश का सर धड़ से अलग हो गया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। जिंगा लाला हो, 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 जिंगा लाला हो। लगता है अब ये लोग मुझे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। हमारे राजा के शरीर को हम सलामत नहीं रख पाए, हम उनकी रक्षा नहीं कर पाए। अब मातृ देवी हमसे नाराज हो जाएगी। तभी जोरों की बिजली कड़की। मातृ देवी नाराज हो गई, अब उनका कहर बरसेगा, भागो भागो। वो सभी वहां से भाग निकले। महाराज और राजेश दोनों ने ही अब चैन की सांस ली। राजेश, तुमने काम पर आने से मना कर दिया था, उसके बावजूद भी तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की। अब तो हम जिंदगी भर के लिए इसके आभारी रहेंगे। अरे नहीं महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था जिसे मैंने पहले नहीं समझा था, लेकिन अब सब समझ गया हूँ। महाराज राजेश को लेकर महल पहुंचे और सभी को उसकी बहादुरी का किस्सा सुनाया तो पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। महाराज, मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ है उनको? अब
अब राजेश ने सारी बात महाराज के सामने बताई तो महाराज ने उसी समय उस वैद्य को बुलवाया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। वैद्य जी, आप अभी के अभी हमारा रथ लेकर बेरमपुर के लिए रवाना हो जाइए। जितने भी धन की जरूरत पड़े आपको राजकोष से मिल जाएगा। आप जल्द से जल्द राजेश के पिता का इलाज शुरू कर दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वैद्य उसी समय बेरमपुर के लिए निकल गया। वो कुछ दिनों बाद जड़ी बूटियों समेत वापस आया और उसने अच्छी औषधि बनाकर राजेश के पिता का इलाज शुरू किया। सिर्फ एक ही हफ्ते में राजेश के पिता एकदम ठीक हो गए। अब राजेश फिर से महाराज का खास अंगरक्षक बन गया और उसके माता पिता भी राजेश को अपनी जिम्मेदारी समझता देखकर बहुत खुश थे।